नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं यूक्रेन की। और ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जब राष्ट्रपति बने तो मुझे लगता है कि यूक्रेन के लोगों को लगा होगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है, क्योंकि एक नया व्यक्ति जो कि ड्रामे से आया था, कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक सीरियल में काम करता था, और बीइंग ए प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ एक मूवी आई थी नायक में अनिल कपूर 3 घंटे के अंदर, 1 घंटा पहले चली होगी, आधा घंटा, और फिर 3 घंटे के अंदर सबका मन मोह लेता है। अनिल कपूर अब चुनाव में खड़े हो जाएं और भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। कितना अनुभव है एक लिखी हुई एक स्क्रिप्ट को पढ़ने में और अनुभव होने में। हो सकता है व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है कि व्यक्ति जानकार हो, लेकिन अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता, अनुभव का कोई उपचार नहीं, अनुभव होता है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम एक एकेडमी खोलेंगे जिसमें 12th के बाद बच्चे को सबमिट करेंगे, और वो अगर आईएएस बन सकता है तो उसको आईएएस बना देंगे, और जो नहीं बन पाएगा उसको हम सीधा उसको एमबीए की डिग्री देकर, मैनेजमेंट की डिग्री देकर छोड़ देंगे, वो देश भर में काम कर सकता है। उस समय बड़ा विरोध हुआ था, बहुत खतरनाक विरोध हुआ था, और आईएएस फैटर्निटी से विरोध हुआ था कि बिना अनुभव के जिस व्यक्ति को समाज से लड़ना नहीं आता, जिसको अपनी परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता, जिसको अपनी इकोनॉमी से लड़ना नहीं आता आएगा, जिसको बाकी से लड़ना नहीं आएगा, क्या आप मैकेनिकल वे में एक डिक्टेटर तैयार करेंगे? क्या आप किसी व्यक्ति के अनुभव को किसी प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं? क्या जो रियलिटी फिजिकल थिंग्स हैं, जो उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो प्रेशर क्या प्रयोगशाला में किसी को पढ़ाकर स्पेशली नॉलेज के विषय में कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नतीजा ये निकला था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस समय इस अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भाई सीधा लेबोरेटरी में तैयार करके किसी व्यक्ति को आईएएस नहीं बनाया जा सकता। अगर बना दोगे तो फिर मिलिट्री में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, उसकी संवेदनाएं नहीं होंगी। ऐसा ही कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ था। ज़ेलेंस्की पॉपुलर हो गए, वो सीरियल पॉपुलर हो गया, उसके बाद वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो गए। ये एक और इलस्ट्रेशन ये है कि जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है और जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी होती है, यूक्रेन के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी है, अमेरिका के अंदर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी सरकार है। जब प्रेसिडेंसी टाइप ऑफ सरकार होती है और लोग उसको भरकर प्यार देते हैं, तो उसके पास जब एक्सक्लूसिव पावर होती है और उसको अनुभव ना हो तो क्या हो सकता है? आप सोचिए कि अगर उसको अनुभव ना हो तो यह संभव है कि वो सब सत्यानाश कर दे, जिसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि अंधेर नगरी ने चुना और राजा चौपट बिठा दिया। ऐसा ही कुछ यूक्रेन के साथ हुआ, और उसको लगा कि अब वो प्रेसिडेंट हो गया है। जैसे सीरियल में वो धमाधम करते थे, जैसे सीरियल में वो एक एडवेंचरस काम करते थे, वैसा ही काम वो यहां पर भी कर लेंगे। नतीजा हमने यूक्रेन का हाल देख लिया है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा मैं नाटो के साथ जाऊंगा, मोर पावर लाऊंगा, अमेरिका के खेमे में चला जाऊंगा और मोर पावर लाऊंगा, यूक्रेन को उठाकर विश्व के सबसे ऊंचे पटल पर खड़ा कर दूंगा। शायद अमेरिका की पॉलिटिक्स नहीं मालूम थी, वेस्टर्न कंट्रियों की पॉलिटिक्स नहीं मालूम थी, नाटो की पॉलिटिक्स नहीं मालूम थी, और रशिया का फ्लेवर नहीं मालूम था। रशिया में एक अनुभवी राष्ट्रपति बैठा था, और उस अनुभवी राष्ट्रपति को यह बात समझ आ गई कि अगर ये यूरोप साइड में चला जाता है या नाटो के साथ मिल जाता है तो सबसे बड़ी समस्या उसकी अपनी सिक्योरिटी पर होगी। रशियन फेडरेशन को सबसे बड़ी समस्या होने वाली 2-3 विषय उसमें थे, जिसमें कि कभी क्रेमलिन को या फिर यूक्रेन को पावर हाउस कहा जाता था यूएसएसआर का, क्योंकि वो यूरोप से ज्यादा नजदीक होने की वजह से या यूरोप में उसका हिस्सा होने की वजह से वो उस वेस्टर्न कंट्रीज को यूएसएसआर गवर्न करता था, और वहां पर प्रयोगशालाएं उन्होंने बहुत बड़ी बना रखी थी। हालांकि यूएसएसआर के सभी हिस्सों में अलग अलग चीजें होती थी, लेकिन यूक्रेन खास तौर से उसको फाइनल शेप देता था, इसलिए प्रयोगशालाएं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सब कुछ हुआ करता था। अब ऐसी परिस्थिति में जब यूएसएसआर अमेरिका के शीत युद्ध के बाद टूट गया, तो टूटने के बाद अब समस्या आई थी कि एसआईटी उसमें सीआईटी बना ली। अब ऐसा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, सीआईएन, जिसको इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ऐसा एक संगठन यूएसएसआर ने फिर से, यानी कि रशियन फेडरेशन ने बनाने की कोशिश करी। मोस्टली कंट्री उनके साथ आ गए थे,
लेकिन यहां ज़ेलेंस्की के बैठने की वजह से ये शायद रशिया की पावर को समझ नहीं पाए और विश्व के संदर्भ को समझ नहीं पाए कि मुंह से बोलना और डायलॉग लिखा हुआ बोलना और वाकई में प्रैक्टिकली काम करना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। आप देख कर देखिए कि नेहरू जी भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री रहते हुए जब हमारा तिब्बत का इशू सॉल्व होना था, बॉर्डर इशू सॉल्व होना था, उस समय वहां से उनके नेता भारत में आए। नेहरू जी 7 दिन साथ में रहे और 7 दिन वो इनसे विश्व पॉलिटिक्स पूछते रहे और नेहरू जी उनको विश्व पॉलिटिक्स समझाते रहे। जिस समय वो नेता वापस गए चाइना के, उस समय नेहरू जी ने उनसे पूछा और कहा कि भाई हम लोग यहां जिस विषय पर बैठे थे कि हम बॉर्डर इशू सॉल्व कर सकें, उसका क्या हुआ? तो चाइना के उस लीडर ने कहा कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला था, हम उस पर कंसीडर करने जा रहे हैं, उस पर विचार करेंगे। नेहरू जी से जब पूछा गया कि भाई क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन विजिट करने के बाद चाउ मिन लाई ने यह कहा है कि वो उस पर विचार करेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हो सकता है। इतने 7 दिनों में चाउ मिन लाई समझ चुके थे कि भारत के प्रधानमंत्री का ऊपर का चैम्बर खाली है और इस चैम्बर में कुछ डेटा नहीं है। वो अपने आप को स्वयंभू नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। परिणाम हमने उसका देखा कि चाइना ने तिब्बत तो हड़प ही लिया, हमारे ऊपर हमला भी कर दिया और फिर हमारी बहुत बड़ी टेरिटरी कब्जा कर ली। ये इसका नतीजा था कि हमारे लीडर को उन्होंने पढ़ लिया था और हमारा लीडर अपने आप को विद्वान या वो बहुत काबिल समझने लगा था। विश्व की नॉलेज जो उनके पास थी वो नॉलेज उनको दे रहा था। अगर चाइना का राष्ट्रपति यहां पर या चाउ मिन लाई यहां पर थे तो चाउ मिन लाई को यह समझ नहीं आया होगा कि जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया तो वो हिस्सा जहां से सदैव भारत गुलाम हुआ, अंग्रेजों को छोड़कर भारत पर कभी भी अगर हमला हुआ तो वो खैबर पख्तूनख्वा के दर्रे और उस क्षेत्र से हुआ, जिस क्षेत्र से भारत को डिस्टर्ब कर दिया गया और भारत 500 साल तक मुसलमानों से परेशान रहा। अगर उस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जबरदस्ती, गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद पर, तो भी नेहरू जी ने उस पर हमला करके उसको वापस नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा उनको दे दिया पहले पार्टीशन के टाइम पर और फिर बाकी का क्षेत्र था वो क्षेत्र भी वापस नहीं लिया, जबकि महाराजा हरि सिंह ये कहते रहे कि कमान हमको दे दो, हम वापस ले लेंगे। नेहरू जी बेवकूफी करते हुए यूएनओ चले गए क्योंकि काबिल व्यक्ति थे और यूएनओ में जाने के बाद वहां सीज फायर लागू करवा दिया। आज भी वो सीज फायर लगता है लेकिन भारत असुरक्षित है। ऐसे लीडर ज़ेलेंस्की अब बड़े दिनों बाद ऐसा लीडर विश्व में पैदा देखा है जो कि नेहरू जी के जाने के इतने वर्षों बाद यूरोप में पैदा हुआ और उसको सरकार मिल गई, सत्ता मिल गई। उसने भी वही किया जो यहां पर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद के मामले में उस समय हमारे नेता ने किया था और विश्व के सामने उसको लगा था कि यूएनओ उसकी मदद कर देगा, यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल उसकी मदद कर देगी और सिक्योरिटी काउंसिल ने उल्टा खेल भारत में खेला और उस खेल का जो परिणाम निकला वो हमने सबने देखा। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये सभी परिस्थितियों में, इन सभी सिनेरियो में क्या ज़ेलेंस्की सही से प्लीड कर सकते हैं? ज़ेलेंस्की ने पूरा यूक्रेन अपनी जिद की वजह से, जो रशियन लोगों के खिलाफ उसने एक्शन लेने शुरू किए थे, जो अपनी भड़ास रशियंस के खिलाफ निकाली थी, नाटककार के हीरो के होने के नाते, जबकि उसमें भी किसी और ने ही स्क्रिप्ट लिखी होगी। तो यहां पर जैसे नेहरू जी को लगा था कि यूएनओ हमको बचाएगा, यूएनओ ने सीज फायर कर दिया और फिर यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हम है ना, वैसे ही ज़ेलेंस्की ने भी वही किया और उनको लगा अमेरिका है ना, नाटो है ना, ना तो अमेरिका और ना नाटो, सबने मिलकर कुछ समय तक तो मदद की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमने सबने देखा। और इधर एक होशियार और अनुभवी राष्ट्रपति बैठा हुआ था जिसने इंटेलिजेंस में भी काम किया, जिसने सिक्योरिटी में भी काम किया, जिसने वहां की राजनीति में काम किया, एडवाइजरी बोर्ड में काम किया और पूरा जीवन इसी में, इंटेलिजेंस में ही खपा दिया हो। उसको विश्व का परिदृश्य एकदम क्लियर था, उसको पता था कि यूक्रेन के ऊपर अगर हम हमला करेंगे तो ये कुछ समय तक तो टिक 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 के पिक करेंगे, लेकिन उसके बाद सब के सब
अपनी गुफाओं में घुस जाएंगे, सिर्फ मुंह से बातें करेंगे। वही हो भी रहा है। अब ज़ेलेंस्की को लगा कि वो अमेरिका के पास जाएगा, कि वो इससे मिलता है, उससे मिलता है, ऐसा करता है, वैसा करता। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की कि भाई इनका युद्ध समाप्त करवा दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने तो 12 घंटे ट्रेन से सफर करके यूक्रेन के उस हिस्से में गए जहां ज़ेलेंस्की से बात होनी थी। ज़ेलेंस्की को सांत्वना भी दी गई और कहा भी गया, प्रधानमंत्री ने कोशिश भी की। जब प्रधानमंत्री वापस चले गए तो ज़ेलेंस्की ने उनकी पीठ घुमाते ही स्टेटमेंट दे दिया कि भारत अगर चाहता तो ये पहले से हो सकता था। रशिया को जो वो भारत तेल खरीद रहा है, भारत रशिया की मदद कर रहा है, उनको इकोनॉमी दे रहा है, वो सब बंद कर दे तो ये हो जाएगा, वो पैसा बंद कर दें तो वो हो जाएगा, उनका खरीदना बंद कर दें, वो उनको अलग थलग कर दें तो हो जाएगा भारत पावर हाउस। ये प्रधानमंत्री के वहां से पीठ घुमाते ही स्टेटमेंट दे दिया। आप सब सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री जो कि सर्वे भवन्तु सुखना पर विश्वास करता हो, विश्व में शांति रखने की बात करता हो, युद्ध की जगह बुद्ध पर कंसंट्रेट करता हो, उस प्रधानमंत्री को भी एक बेवकूफ आदमी ने छोड़ा नहीं। फिर ट्रंप बीच में आया, उनको शांति पुरस्कार चाहिए। उन्होंने रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति से बात की, अकेले बात हुई, सब कुछ हुआ। हालांकि वो राजनीति का हिस्सा था, लेकिन हुआ। वो रशिया के साथ बातचीत में लग गए। अब रशिया के साथ बातचीत में लगे तो ज़ेलेंस्की को लगा कि भाई मैं तो कर लूंगा। अब ऐसी परिस्थिति में ज़ेलेंस्की मिले तो एक बार जेडी बेंस ने उनको हड़काया, राष्ट्रपति ने भी हड़काया, भगा दिया, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम मेरे को ज्ञान नहीं दे सकते। जबकि वो बातें उनसे भी वही कर रहा था कि तुम चाहते तो ऐसा हो जाता, वो चाहते तो ऐसा हो जाता। रशिया, भाई ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। लोगों के पास, रशिया के पास गोले बारूद भी रखे हुए हैं, उसको प्रेशर में लेने का मतलब गलत है। और फिर विश्व की जो इकोनॉमी एक दूसरे से अटैच्ड है, हम भारत के ऊपर दबाव बनाकर भारत अपना नुकसान क्यों करेगा, तुम लड़ रहे हो, या अमेरिका अपना नुकसान क्यों करेगा, तुम लड़ रहे हो। कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन बेवकूफ आदमी को के सामने कोई कोशिश नहीं हो सकती। परिणाम क्या निकला कि लोगों की बात होनी शुरू हुई। अमेरिकन राष्ट्रपति ने उनको भगा दिया, फिर से बुलाया, बच्चा है बात कर लेते हैं। फिर यूरोपियन कुछ राष्ट्रपतियों ने स्टेटमेंट दे दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अमेरिका नेतृत्व करता है नाटो का, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये वो। ऐसी परिस्थिति में जब बात रेल पर आ रही थी, यानी कि ट्रैक पर आ रही थी, और ट्रैक पर बात आते समय यह हो रहा था कि भाई युद्ध को खत्म किया जा सकता है, उधर एक टैक्टिक अपनाई यूक्रेन ने। और यूक्रेन की इस टैक्टिक का नाम है कि भाई प्रेशर डाल लो उनके ऊपर। जितना प्रेशर डाल लोगे, जितना उनके ऊपर हावी हो जाओगे, जितना उसके ऊपर प्रेशर ले आया जाएगा, उतना नेगोशिएशन अच्छा हो जाएगा। रशिया के ऊपर प्रेशर डाल के, ऊंट के मुंह में जीरा डालकर, और लोग कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम पहाड़ और ऊंट के मुंह में जीरा डालने की बात कर रहे थे। नतीजा बार बार प्रोवोकेटिव एक्शन लिया गया। सभी विश्व के नेता, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो उन्हें शांति पुरस्कार चाहिए, नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। बाकी विश्व के नेता धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने कहा भैया तुम ज्यादा काबिल हो तो करो। अच्छा, वहां चुनाव भी नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति बदल दिया जाए, स्थिति इतनी खराब होगी। अब ऐसा भी कहा जाता है कि यूक्रेन अभी से शांति के वार्ता पर चालू हो जाए और यूक्रेन में अभी से सही किया जाना, रीस्ट्रक्चरिंग करनी शुरू करें, तो इतना नुकसान रशिया कर चुका है कि 25 साल लगेंगे यूक्रेन को सही करने में। और अगर 25 साल से पहले ज्यादा तेजी से पैसा मिल भी गया तो भी इतने कर्जे में यूक्रेन आ चुका होगा कि यूक्रेन को भरने में 100 साल लगेंगे। ऐसी परिस्थिति में ये अभी भी उन बातों पर अड़ा हुआ व्यक्ति है। चुनाव भी नहीं हो सकता, हटाएं कैसे, वो कैसे करें, इसको बिठाएं कैसे, इसको शांत कैसे किया जाए, और कौन प्रतिनिधित्व करेगा यूक्रेन का। या तो ट्रस्टीशिप काउंसिल घुसाए और ट्रस्टीशिप काउंसिल को नेतृत्व दे दिया जाए और यह कहा जाए कि इसको रिस्ट्रक्चर करना है। जो यूएनओ की अपनी ऑर्गन है, जो डिफंक्टेड पड़ी हुई है वर्ल्ड वार के बाद, उसको एक्टिव किया जाए और फिर यूक्रेन उनके हाथ में दिया जाए। वो शांति वार्ता करके उसको आगे बढ़ाएं, ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाए, और या फिर ज़ेलेंस्की ही खुद सुधर जाए। ज़ेलेंस्की सुधरने वाला नहीं, क्योंकि उसको अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। अब जब वार्ता ट्रैक पर आ रही थी, ऐसी परिस्थिति में उसने सब पूरे विश्व को चौंका दिया। पूरे विश्व को चौंकाना मतलब एक एडवेंचरस सीरियल बनाकर 91 लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल उसने रशियन प्रेसिडेंट के घर भेज दिए।
यानी कि रशियन प्रेसिडेंट के घर में हमले करने के लिए भेज दिए। हम सब जानते हैं कि वो डिस्ट्रॉय करने में रशिया है, रशिया ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक कंट्री जो कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठा हो, और वो भी बैठने के लायक नहीं, रशिया से बात करने के लायक नहीं, विश्व के बड़े नेता ट्रंप और मोदी जी जैसे लोग उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो, यूक्रेन को खत्म क्यों कर रहे हो, मान लो बात और कर लो समझौता। लेकिन वो व्यक्ति, उसने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद सब डिस्ट्रॉय तो हो गया। फिर क्या था, फिर मजबूरी थी कि अब रशिया ने आवाज लगाई, रशिया ने कहा कि भाई हम अब जो पीस टॉक है, जो नेगोशिएशन है, उसको हम होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि तुम तो मान ही नहीं रहे, तुमने तो रशिया के प्रेसिडेंट को ही टारगेट कर लिया। और रशिया के प्रेसिडेंट को टारगेट करने का, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को टारगेट करना, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना, मतलब पूरे देश को टारगेट करना, वहां की अगर वो पुतिन बात करना भी चाहे तो जन भावना उनके खिलाफ भड़क जाएगी, क्योंकि जन भावना यह होती है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर हमला मतलब पूरे देश पर हमला माना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में एक छोटा सा राज्य जो कि अभी अपने अपंग स्थिति में है, अपनी अपंग स्थिति में है, चलने लायक भी नहीं है, दूसरों की बैसाखी पर चल रहा है, वो बैसाखी भी ठीक नहीं है, और उसको कौन मदद कर सकता है, ये सोचकर वो व्यक्ति ये हमले करता है। समझ लीजिए, प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ, विश्व को पता लगा, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कंसर्न जताया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी संवेदनाएं दिखाएंगे, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो उनके सबसे बड़े हैं, जिनकी तरफ वो देख रहे थे कि अमेरिका ऐसा कर लेगा, बहुत बड़ा तोपखाना है अमेरिका, वो अमेरिका ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मुझे बड़ा गुस्सा है कि अब यह सही समय नहीं है। रशिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है, और यूक्रेन पर आरोप यह है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अटैक कर दिया गया है, उनके घर पर अटैक कर दिया गया है, सोते हुए, रात का अटैक है, रात में पिछली रात और सुबह, मतलब उसी रात का, कल की रात का अटैक है। और ऐसे अटैक में कैसे वार्ता हो सकती है जब यूक्रेन इस स्थिति में हो? रशिया को क्या कमजोर करके सोचा है? लेकिन कीव ने, यानी कि यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये रशिया का प्रोपेगेंडा है, रशिया वो डीरेल करना चाहता था, पीस टॉक करना नहीं चाहता है, नेगोशिएशन खत्म करना चाहता है। उन्होंने एक सामान्य सी बात करी, लेकिन विश्व के नेताओं ने अगर स्टेटमेंट दिया, आप सोचो, अगर अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, विश्व के बड़े नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी सबकी इंटेलिजेंस एजेंसियां का काम नहीं कर रही होंगी? इन्होंने बिना क्रॉस वेरीफाई किए ही स्टेटमेंट, संवेदनाएं दिखा दी होंगी। और खासतौर से अमेरिका ने, चलो भारत की मित्रता है तो भारत ने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन अमेरिका ने बिना क्रॉस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के उन्होंने ऐसा कह दिया होगा? नहीं, मैं समझता हूं कि सबको जब रिपोर्टिंग पूरी खासतौर से हो गई होगी तब ही ऐसा स्टेटमेंट आया होगा। मैं समझता हूं कि जेलेंस्की को हटाना अति आवश्यक, अगर जेलेंस्की जैसा ना हटाया गया तो फिर आप समझ लीजिए कि यूक्रेन अगले 100 साल तक उसका क्या होगा। हमारे देश में तो केवल 15-17 साल तक ऐसा प्रधानमंत्री बना बैठा था जिसको भविष्य नहीं मालूम था, फिर भी थोड़ी बहुत राजनीति तो वो जानता ही था, भले ही छल करके वो बैठ गया हो, भले ही छल करके उसने पटेल को रिप्लेस कर लिया हो, बाद में जनभावना आ गई तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहा होगा जिससे वो शासन चला सकता था। लेकिन ये तो बिल्कुल ही पैदल है। क्या कहते हैं, आपकी राय मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूं, क्या लीडर भारत में, क्या लीडर विश्व में ऐसे हो सकते हैं? क्या ऐसे राहुल गांधी को भी चूज किया जा सकता है? और राहुल गांधी जेलेंस्की के उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन नहीं बनेंगे जो विदेशों में जाकर भारत के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, भारत की कमजोरियों को निकाल कर बाहर रखते हैं? ये सब आपसे प्रश्न है, लेकिन जेलेंस्की ने पूरे विश्व को चौंका दिया, इसमें कोई शक नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।